डेफिनेशन क्या थी भाई? सबसे पहले डेफिनेशन इसको माना गया, दीज आर बेसिकली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। पहले माना गया इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट्स। किसको? उस बायोमोलिक्यूल को जो सबसे पहले मिला। अब बाद में इसको क्लासिफाई किया कि भाई बायोमोलिक्यूल्स तो एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो जो ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन माने गए थे, इनको फिर अलग नाम दे दिया गया, कार्बोहाइड्रेट। इनको क्या नाम दिया गया? कार्बोहाइड्रेट। तो बोले और बायोमोलिक्यूल्स क्या क्या है? तो वहां से हमें पता चला कि भाई अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे पास ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके लिए जरूरी है, हमारी बॉडी के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, जिसमें हमारे जो मेजर बायोमोलिक्यूल्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे। थोड़ा सा हम एंजाइम्स भी पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स एंड एंजाइम्स। तो बेसिकली जो वेटेज रहेगा हमारा, वो इन दोनों का रहेगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन इन दोनों से आएंगे, इससे रेयरली आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब अगर ये चैप्टर 7 नंबर में आ रहा है, तो 4 से 5 नंबर ये है, 1 से 2 नंबर का वेटेज इनका रहेगा। 1-2 नंबर ऊपर नीचे होते हैं आमतौर पे। 4 से 5 नंबर में से भी 3 नंबर ये कार्बोहाइड्रेट लेगा, 1 से 2 का है इसका। ये जनरल ट्रेंड है, जब पीछे का उठाते हैं, कई बार मिसलेनियसली इसका कम करके इसका ज्यादा करते हैं, तो वो कभी कभार होता है। तो बोले भाई इनको हम पूरे को क्लासिफाई करके सभी के फंक्शन, सभी के स्ट्रक्चर जो जो हमारे सिलेबस में है, एनसीईआरटी में इंक्लूड है, वो सारी चीजें हमने पढ़नी है। ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो बायोमोलिक्यूल है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे पहले डिफाइन किया गया, वो किया गया था फॉर द हाइड्रेट ऑफ कार्बन के टर्म में, कि भाई कार्बोहाइड्रेट आपके हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, जो बायोमोलिक्यूल के लिए भी कहा गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अच्छा ये पूछे आपको, ये डिफाइन बायोमोलिक्यूल क्या बोलोगे? बायोमोलिक्यूल्स आर द लाइफलेस मॉलिक्यूल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब इनमें अलग चीज क्या है कि भाई हमने जो अब तक केमिस्ट्री पढ़ी है, हमने पढ़ा भाई ये CH4 पढ़ा, NH3 पढ़ा, या बहुत बड़ा कुछ पढ़ा तो हमने K2Cr2O7 पढ़ा, या और ज्यादा कुछ बड़ा मॉलिक्यूल पढ़ लिया तो हमने कुछ इस टाइप के पढ़ लिए। ठीक है। इन सब की एक प्रॉपर केमिकल कंपोजिशन होती थी, एक डेफिनेट इनमें एटम्स होते थे, उनके बॉन्ड एंगल, सारी चीजें, मतलब ये छोटे मॉलिक्यूल थे इन कंपैरिजन टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल जो भी होंगे बहुत बड़े बड़े जाइंट मॉलिक्यूल्स, लेंदी मॉलिक्यूल्स होंगे। आमतौर पे इनको हम जब लास्ट में जब कंक्लूड करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो बायोमोलिक्यूल्स है ना, ये बेसिकली सारे के सारे पॉलीमर्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीमर्स। पॉलीमर क्या होते हैं? एक जैसी चीज जब बार बार ऐड होती चली जाए तो वो पॉलीमर बनाते हैं। अब भैया CH4 है, खत्म, मीथेन यही खत्म हो गया, अब एक और मीथेन जोड़ेगा तो नाम बदल जाएगा, इथेन हो जाएगा। ठीक है। NH3 है, खत्म, हम ये नहीं बना सकते N2H6 N3H9, ये खत्म, इसका एग्जिस्टेंस इसी फॉर्म में। ऐसे ही ऐसे ही, लेकिन जब हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे या प्रोटीन पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा इनमें सभी में एक कॉमन छोटी यूनिट होगी, फिर वो बार बार इस तरह से जुड़ेगी तो कुछ बनेगा, इस तरह से जुड़ेगी तो कुछ बनेगा। तो इनका जो साइज है, इनका जो मॉलिक्यूलर मास है, वो बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ सॉल्यूशन में एक क्वेश्चन आता है, आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, कि विच मेथड इज जनरली यूज टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं ना, बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर, यही है। इनमें देखो ना, जो बुक में सोल्व कर रखा है, लास्ट में फॉर्मूला M2 निकाल के आता है। हमने पढ़ा भाई डेल्टा TB इज इक्वल टू I × KB × M, लेकिन आप एनसीईआरटी में उस फॉर्मूले को देखोगे तो वो लास्ट में कहाँ ले जाके छोड़ेगा? M2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, जिसमें आप ग्लूकोज या कुछ भी पढ़ सकते हो। तो जो जाइंट मॉलिक्यूल है, उनके मॉलिक्यूलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज करके निकाले जाते हैं, कारण कि ये आयनिक, जैसे बायोमोलिक्यूल्स में हम कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ेंगे कि ग्लूकोज को पानी में डालेंगे तो ग्लूकोज ही रहेगा, पेंटो फैक्टर 1 हो जाता है उसके लिए। ठीक है, तो ये वहां से थोड़ा सा जुड़ा है। तो कार्बोहाइड्रेट भी कुछ ऐसे ही है, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, हैवी मॉलिक्यूलर मास होते हैं, कम से कम 3 कार्बन का होगा कार्बोहाइड्रेट होगा। तो बेसिकली आज पूरा कार्बोहाइड्रेट पढ़ने वाले हैं। इस कार्बोहाइड्रेट के हमने 5 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में, और 3 चेन स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर का ये वाला हिस्सा हम जरूर करेंगे आज, उसके बाद देखते हैं क्या है। तो भाई पहली डेफिनेशन है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। उन्होंने कहा भाई ये CX और ये H2O, ये कार्बन और ये इसका हाइड्रेट, इस फॉर्म में होते हैं कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कुछ एग्जांपल मिले हमारे पास। एक एग्जांपल तो ये आया CH3COOH, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? देखो C2H2O का होल ट्वाइस। अब देखो अगर इससे कंपेयर करें तो ये बिल्कुल सेम है, कि एसिटिक एसिड इज बेसिकली हाइड्रेट ऑफ 2 कार्बन, तो इट शुड बी है कार्बोहाइड्रेट, बट इट वाज एन एसिड। ये तो हमें पहले ही पता था, तो बोलो ये डेफिनेशन तो गड़बड़ है। ऐसे ही एक और कंपाउंड मिला C6H12O5। अब अगर इसको हम चेक करें तो देखो ये क्या बनेगा? C6H2O का होल 5 और H2, ये अब इसके हिसाब से मैच नहीं हो रही, H2 एक्स्ट्रा जा रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट था। तो ये डेफिनेशन आई थोड़ा सा स्टार्टिंग में, बहुत ही पुराने समय में, कुछ दिन के लिए चली। पुराने समय में कुछ दिन का मतलब कुछ साल, बहुत लेट चलता है वहाँ मामला, जब बहुत स्लो स्पीड से चीजें चल रही थी। तो ये डेफिनेशन कुछ समय चली, उसके बाद ये डेफिनेशन
एक्सेप्शन जब आ गया एसिटिक एसिड और रेमनोज की फॉर्म में, तो कैंसिल करती है कि ये नहीं है। तो बोले भाई नहीं है तो फिर क्या है। तो दूसरी डेफिनेशन आई जो मॉडर्न डे डेफिनेशन है, दिस वाज एंशिएंट डेफिनेशन। तो मॉडर्न डे डेफिनेशन में किस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया, मॉडर्न डे डेफिनेशन में डिफाइन किया गया कि भाई कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो आपके हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ना होके उसके अंदर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हैं, और चेक किया गया तो पता चला कि इसके अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटोन ग्रुप है, इनमें से कोई एक है, इसलिए यूज किया गया। और साथ में क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप, साथ में क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। लेकिन ये एक ना है, एक से ज्यादा है। तो बोला ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप हो और साथ में आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, इनमें से कोई एक हो, वो क्या होंगे आपके कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, दीज आर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है। अभी कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है बॉडी में, अब ये जो बायोमोलिक्यूल है ना, इन सब के अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे बोले भाई कार्बोहाइड्रेट करता क्या है, लाइफलेस मॉलिक्यूल तो है, लेकिन हमारी बॉडी में इसका काम क्या है, फंक्शनिंग क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी को पता है, हम जब थके हुए होते हैं, जैसे आप किसी मैस में जाओगे ना, कोई स्टैंडर्ड मैस होती है या जो वर्किंग क्लास जो लंच करते हैं, तो उनको आमतौर पर लंच में खाना खाने के बाद एक रूटीन, आर्मी में भी आप जाओगे तो कुछ मीठा दिया जाता है, चाहे गुड़ दो या फिर डेजर्ट में कुछ मिठाई दो, कुछ भी दो, कुछ मीठा दिया जाता है खाने के बाद। उसका कारण क्या होता है, पुराने समय में आप उठाओगे तो जब हमें इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है कि हमें कुछ कमजोरी फील हो रही है, तो उस समय शहद दिया जाता था, हनी। तो इन दोनों ही चीजों में, मीठी चीज आप गुड़ खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो वो, या फिर हनी, दे आर कार्बोहाइड्रेट रिच स्पेस। तो उससे क्या मिलती है हमें, एनर्जी। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम। हाँ सिंपल, नहीं वो तो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम, फिर मोनो पॉली डाई वो सारा पढ़ेंगे। बट सिंपल कही इसकी यूजेज की भाई इसका काम क्या बॉडी में, देखो ये सब मिलके हमारे शरीर को चला रहे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबके अपने अपने फंक्शन है। ये आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये आपकी ग्रोथ, ये आपका वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो बहुत ज्यादा संख्या में नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, लेकिन ये बाकी सबको चलाने के लिए जरूरी है। भाई अब अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी, कौन सी बीमारी होगी, आपकी आंखें जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रेटिनॉल की कमी से। अब आप कितना कार्बोहाइड्रेट खाई जाओ, देख थोड़ी पाओगे। तो इन सब के सुचारू काम करने के लिए इसकी भी जरूरत होती है, इनके स्पेसिफिक फंक्शन है टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड्स, इनका अपना काम है। ऐसे एंजाइम्स, इनका अपना काम है। जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे चलो इनके यूजेस निपटा ही देते हैं। ये सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। भाई आप दूध पियोगे तो बोले बड़े हो जाओगे जल्दी, घरों में भी कहा जाता है, उन्होंने बायोमोलिक्यूल थोड़ी पढ़ रखा है, लेकिन उन्हें पता है कि दूध में क्या होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, कैसीन नाम का प्रोटीन होता है। एग खाओ भाई, जो नॉनवेज खाते हैं भाई, उनमें सब में क्या होता है, दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, है ना। तो ये क्या करते हैं, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो ग्रोथ जो है वो हमें एक निश्चित समय तक होती है। हमारी एक, जैसे आमतौर पे बॉयज में माना जाता है 17-18 साल तक हाइट बढ़ेगी, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ेगा, उसके बाद तो मास गेन होना है। ग्रोथ का मतलब स्केलेटन, आपका हड्डियां। ऐसे ही जो ग्रोथ है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक होती है। तो प्रोटीन की जो है बहुत ज्यादा जरूरत हमें कब होती है, शुरुआती दौर में, जब हम ग्रोथ के पीरियड में हैं। उस समय कार्बोहाइड्रेट आपको थोड़ा बहुत कम भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एनर्जी ज्यादा नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं ना बच्चों को भाई बचपन में ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ग्रोथ को प्रभावित करता है। फिर वो प्रोटीन खूब खाना चाहिए। तो प्रोटीन एक, जब हमारी एज आ जाती है कि ग्रोथ बंद होगी, उस समय उसके बाद हमें केवल उतनी चाहिए होती है जितनी हमारे काम की है। काम की कैसे, कि भाई मायोसिन नाम की प्रोटीन मसल्स के लिए चाहिए, केराटिन की हमारे बालों के लिए चाहिए, है ना। तो केवल उस समय केवल मेंटेनेंस जो हमने बना लिया बॉडी में जो है, उनकी जरूरत पूरी होती रहे। उसकी डेफिशिएंसी होगी तो फिर ये चीजें कमजोर होगी, आपके बाल सफेद होंगे। एक कारण है ये, दूसरा जेनेटिक भी है। विटामिन स्पेसिफिक फंक्शन है, इनकी डेफिशिएंसी और इनका एक्सेस दोनों ही गड़बड़ कर देता है। आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, आपके डी की कमी से क्या होगा, बताओ, टेबल याद करो, कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी, रिकेट्स, रिकेट्स। अब विटामिन डी, आपको सोचोगे विटामिन है, बढ़िया चीज है, खा लेते हैं, चेक क्यों करवाए। अगर आप विटामिन डी की टेबलेट खा लोगे तो बहुत महंगी नहीं आती भाई, हाँ धूप में जाएंगे क्या करेंगे, विटामिन डी की टेबलेट खा लेते हैं, लेकिन हो सकता है आपकी बॉडी में हो ऑलरेडी। अब आपने टेबलेट भी खा ली ना, तो अब उसका एक्सेस हो जाएगा, उसके एक्सेस से फिर आपके शरीर में गांठ होने लग जाएगी। तो विटामिन जो है जिनकी डेफिशिएंसी भी गड़बड़ करेगी और एक्सेस भी गड़बड़ करेगा, तुरंत बीमारी देगा। कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी आपको कमजोर सुस्त बना देगी, सो जाओगे उड़ के। ज्यादा खा लोगे तो ज्यादा ताकत में रहेगा, और भी ज्यादा खाओगे तो मोटापा आ जाएगा, जिसको भागा दौड़ी करके आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये इसका एक्सेस बीमारी नहीं करेगा, इसकी एक्सेस भी बीमारी करेगी और डेफिशिएंसी भी। न्यूक्लिक एसिड्स, भाई आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स
बन रही है, उसमें जैसे हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तो डीएनए आरएनए, तो एक क्या काम करता है, डीएनए क्या करता है, आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। दूसरा सेल रेप्लिकेशन, सेल डुप्लीकेशन करता है, बनाता भी है जिसकी जरूरत होती है हमारी बॉडी को आगे। और आरएनए क्या करता है, तीन अलग अलग आरएनए हम पढ़ेंगे, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, तो उनके सबके अपने इंडिविजुअल फंक्शंस हैं। उसके बाद एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। एंजाइम्स का क्या काम होता है, हमने शायद पढ़ा, जब बताया भी होगा कि आपने अगर जो सुबह खाना खाया है, अगर बॉडी में एंजाइम ना हो तो इसको डाइजेस्ट होने में ही कम से कम सैकड़ों घंटे लग जाएंगे, इसी खाने को जो आज आपने खाया है। लेकिन अगर एंजाइम हमारी बॉडी में है तो ये 6 घंटे के अंदर पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, इसमें काम की चीजें बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी वेस्ट। तो एंजाइम अगर नहीं होगा तो आप जो भी खाओगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, अगर जो खाया वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो भाई हमारे शरीर को ताकत नहीं मिलेगी, खा रहे हैं उससे प्रोटीन नहीं पहुंचेगा, खा रहे हैं उससे विटामिन नहीं पहुंचेगा, खा रहे हैं उससे विटामिन और ये सब नहीं बनेगा, तो न्यूक्लिक एसिड्स भी बेसिकली प्रोटीन ही है, वो भी नहीं बनेगा। तो दीज आर यूजेज, ये भी हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है। अब इनके यूजेज तो मोटे तौर पे आ जाता है, राइट है, शॉर्ट नोट इस तरह से, या फिर स्पेसिफिक है, व्हाट आर द यूजेज एंड फंक्शन ऑफ विटामिन, तो उसमें आपने विद एग्जांपल सॉल्व करना है, तो सबके एग्जांपल हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तब आ जाएगा, लेकिन अभी मोटा मोटा आपको दिमाग में पता होना चाहिए इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका क्या है, इसका। ठीक है, चलो तब चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन होगी। कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, एक एल्डिहाइड होगा या फिर एक कीटोन ग्रुप होगा, साथ में एक से ज्यादा OH ग्रुप होंगे। तो बोले भाई इनका क्लासिफिकेशन करेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका याद करने वाला काम शुरू होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो भाई कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो मल्टीपल टाइप्स में किया गया है, लेकिन हम जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं पहला, ऑन द बेसिस ऑफ, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ, बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के आधार पे, अब इसको और लंबा कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस, कि कार्बोहाइड्रेट आपने लिया, उसको पानी में डाला, तो उसके आधार पर उसको कैसे क्लासिफाई किया गया, हम करते हैं, मैंने 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट लिए, ये ए लिया, दूसरा बी लिया और तीसरा सी लिया, तीनों को हमने पानी में डाला, ये हमारे पास है H2O। तो भाई हमने क्या देखा कि एक तो ये टाइप थे ए वाले, जिसको पानी में डाला, पानी में जाके भी ये ए ही रहा। दूसरे थे बी वाले, जो पानी में जाके C+D+E+F so on अप टू 10, कि 2 से लेके 10 तक के हिस्सों में टूट गए। और तीसरा था जिसको हमने पानी में डाला तो वो किस में टूटा, मोर देन 10 यूनिट्स में। अब ध्यान से समझना, ये जो यूनिट है ए वाली, इसने क्या किया, पानी में डाला तो जैसा था वैसा ही रहा। तो इनको बोला गया भाई कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट तो हमारा इंग्लिश का वर्ड है, एक्चुअली जो स्टार्टिंग में था तो इनको बोला गया था सैकेराइड्स। क्या नाम दिया गया था इनको, सैकेराइड्स। सैकेराइड सैक्रिन वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है स्वीट, शुगर, है ना। तो बोले भाई ये वो कार्बोहाइड्रेट है, ये वो सैकेराइड्स है जिनको पानी में डालने पे जैसे हैं वैसे ही रहे, तो इनको नाम दिया गया मोनोसैकेराइड्स, दीज आर मोनोसैकेराइड्स। ये वो थे जिनको पानी में डालने पे 2 या 2 से ज्यादा, कब कहां तक, 10 तक, उतने में टूट रहे थे, इनको क्या नाम दिया गया, ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। और ये वो थे जो मोर देन 10 में टूट रहे थे, इनको क्या नाम दिया गया, पॉलीसैकेराइड्स। तो भाई हमारा क्या, हाँ अब उस पर आएंगे, दूसरा क्लासिफिकेशन आएगा, हम इसको 3 प्रकार से आपको क्लासिफाई करके बताएंगे, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। पहला क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस, क्लियर। अब ये तो था इसका मेजर क्लासिफिकेशन पहला। उसके बाद बोला भाई और, अच्छा मोनोसैकेराइड्स के कुछ एग्जांपल आपने जरूर याद रखने हैं, जो हमने पढ़ने ही पढ़ने हैं, एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज, नहीं मोनो, नहीं नहीं नहीं, मोनोसैकेराइड्स में आप ग्लूकोज पढ़ोगे, फ्रुक्टोज पढ़ोगे, एक हम न्यूक्लिक एसिड में पढ़ेंगे राइबोज, राइबोज। लैक्टोज भी पढ़ सकते हैं, लैक्टोज नहीं ग्लैक्टोज, लेकिन क्योंकि ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर हमने नहीं पढ़ना, छोड़ दो उसको, उसको केवल लैक्टोज में नाम देंगे, बीटा डी ग्लैक्टोज होता है। लेकिन ये 3 आने चाहिए आपको, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज। ऑलिगोसैकेराइड में आपको जरूर पता होना चाहिए इसके बारे में, सुक्रोज, दूसरा आपको पता होना चाहिए माल्टोज, और तीसरा आपको पता होना चाहिए लैक्टोज। अब ये याद करने की चीजें यहीं से देखो, ग्लूकोज जो है ये तो हम पढ़ेंगे अभी, सुक्रोज है, इसको जब पानी में डालेंगे तो बेटा हमें मिलेंगे 2 ग्लूकोज यूनिट, क्या मिलेगा हमें, 2 ग्लूकोज यूनिट। इसको, सॉरी, ये माल्टोज में मिलता है ग्लूकोज यूनिट, तुम भी बताते नहीं, एक क्या मिलेगा आपका ग्लूकोज और एक क्या मिलेगा फ्रुक्टोज, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज, और यहाँ क्या मिलेगा आपको 2 ग्लूकोज, और यहाँ क्या मिलेगा, एक ग्लैक्टोज और दूसरा ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी बोलते हैं, है ना, लैक्टिक एसिड बनता है इसका बाद में, जब हमारा क्या होता है कर्डलिंग और मिल्क बनता है, उसका मिल्क का दही बनता है। सुक्रोज को क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर भी बोल देते हैं। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स में जो हमने पढ़ना है, एक पढ़ना है स्टार्च, फिर हमने पढ़ना है सेलुलोज और एक ग्लाइकोजन, ये 3 हमने इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें केवल ग्लूकोज का हमने स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन पढ़ना है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में मामला है ये। तो पहला बेसिक क्लासिफिकेशन ये था, इनके एक एग्जांपल आपको याद होने चाहिए,
देखो राइबोज भी एक क्या है, मोनोसेक्राइड है, फ्रुक्टोज भी, ग्लूकोज भी, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगो में भी कितनी यूनिट है, 2, तो ये डाइसेक्राइड्स। ओलिगो में भी अगर 2 यूनिट दे रहे तो डाइसेक्राइड, 3 दे रहे होते तो ट्राइसेक्राइड। ऐसे ही पॉलीसेक्राइड्स हमारे स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। अब ये 10 से ज्यादा कितने भी दे सकते हैं, एन नंबर ऑफ, एक्स नंबर ऑफ, जो भी आप चाहो। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन। देखो दूसरा जो क्लासिफिकेशन आया वो आया शुगर और नॉन शुगर, है ना। तो स्वीट इन टेस्ट जो होंगे, मीठे होंगे टेस्ट में, वो क्या है, शुगर्स, और जो नॉन स्वीट होंगे वो नॉन शुगर। उनको हम पढ़ेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल, उनको जब अलग से पढ़ेंगे। तीसरा क्लासिफिकेशन आया शुगर के बारे में, इधर शुगर इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। अब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग को कहां से जोड़ेंगे हम, देखो सभी में कॉमन क्या डेफिनेशन पे आ जाओ, क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। और एल्डिहाइड और कीटोन में फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट हमने पढ़ा था कि टॉलेंस और फैलिंग सॉल्यूशन क्या करते हैं भाई, एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव देते हैं जबकि कीटोन के लिए नेगेटिव देते हैं। करस्पॉन्डिंग एसिड बना देते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। और इसमें क्या होता था, ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर बनता था ना। तो जो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर मिरर टेस्ट या फिर टॉलेंस टेस्ट और फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को पॉजिटिव देगा, मतलब रिड्यूस करेगा, वो रिड्यूसिंग शुगर, और जो नहीं करेगा वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब कौन करेगा कौन नहीं करेगा, वो जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अगर उसके पास सी डबल बॉन्ड और ग्रुप फ्री है तो रिड्यूस करेगा, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप चाहिए हमें। अगर नहीं है तो रिड्यूस नहीं करेगा, तो कैसा हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर। चलो तो देखते हैं, अब शुरू करते हैं भाई हमारा क्लासिफिकेशन। क्लियर। मोनोसेक्राइड्स, ओलिगो, पॉलीसेक्राइड्स। मोनो ये, ओलिगो ये, पॉली ये, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। चलो अब शुरू करते हैं भाई मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड की अगर बात करें तो फिर से मोनोसेक्राइड्स को क्लासिफाई किया गया। बोला भाई आपने कह दिया पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, लेकिन कितने पॉली, पॉली का मतलब तो कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा, तो कितने तक। तो उन्होंने कहा देखो पॉली हाइड्रोक्सी, साथ में कहा एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, लेकिन ये थोड़ी कहा कि इनमें से एक ही होगा, ये भी हो सकते हैं वो भी हो सकते हैं। कितने कार्बन से हो सकते हैं, तो जब चेक किया गया तो पता चला भाई 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक के आपके मोनोसेक्राइड्स पॉसिबल हैं। अब वो 3 कार्बन का एक मोनोसेक्राइड है, वो क्या हो सकता है, एल्डिहाइड के साथ पॉलीहाइड्रोक्सी हो सकता है या कीटोन के साथ। तो एक और टेबल बनाई गई जिसमें इन सब के बारे में बताया गया कि पॉलीहाइड्रोक्सी कितने होंगे, वो हम कार्बन की संख्या के हिसाब से बताएंगे। और वो कार्बन की संख्या क्या होगी हमारी, 3 से शुरू होगी भाई। तो जब हमने एक टेबल बनाई तो ये एक टेबल बनी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन हमने लिखे, और कहाँ से शुरू है भाई, 3 से। 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। अब बोले अगर कार्बन 3, 4, 5, 6, 7 है तो इनके नाम भी होंगे। तो नाम क्या हुए, बोले 3 के लिए क्या नाम लिखेंगे, ट्राइओज, 4 के लिए टेट्रोज, 5 के लिए पेंटोज, 6 के लिए हेक्सोज, 7 के लिए हेप्टोज। अगर एल्डिहाइड है तो भाई एल्डो आगे लगा दो, एल्डो ट्राइओज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेप्टोज। उसके बाद ये कीटो ट्राइओज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज, कीटो हेप्टोज। अब देखो ये मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये 2 स्ट्रक्चर हमने मोनोसेक्राइड्स में पढ़ने हैं। एल्डोहेक्सोज इज बेसिकली ग्लूकोज, जिसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, याद रखना। एल्डोहेक्सोज ही क्या है, ग्लूकोज है। ऐसे ही कीटोहेक्सोज ही क्या है, फ्रुक्टोज। तो आपसे मैं कहूं ग्लूकोज क्या है, तो आप कहोगे ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज, दैट मींस इट हैव 6 कार्बन एटम व्हिच हैव एल्डिहाइड ग्रुप एंड पॉलीहाइड्रोक्सी, दैट मींस 5 OH ग्रुप। ये तो मतलब हुआ। फ्रुक्टोज क्या हुआ, एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें आपका कीटोन ग्रुप है, 6 कार्बन है और 5 आपके OH। एल्डोहेक्सोज इज ग्लूकोज, दैट इज आल्सो टर्म्ड एज डेक्सट्रोज, कीटोहेक्सोज इज फ्रुक्टोज। क्लियर। तो एक टेबल ये आ गई हमारी। अब बोले भाई चलो ग्लूकोज के बारे में पढ़ लेते हैं, ग्लूकोज क्या है। देखो बुक में आप पढ़ोगे तो प्रिपरेशन से शुरू कर रखा है, प्रिपरेशन हम नहीं पढ़ेंगे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रिपरेशन आपको पता है सुक्रोज का क्या करना, हाइड्रोलिसिस, एक ग्लूकोज मिलेगा एक फ्रुक्टोज मिलेगा। दूसरा स्टार्च होता है स्टार्च क्या होती है, एक पॉलीसेक्राइड, उसको हम एक फिक्स टेम्परेचर 393 केल्विन के ऊपर 2 से 3 एटीएम प्रेशर जब डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वो क्या बनाएगा, एन नंबर ऑफ ग्लूकोज। वो कमर्शियल मेथड है, वो लेबोरेटरी मेथड है, तो देख लेना, उसमें नहीं जाएंगे। हमें पढ़ना है जो हमारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन, स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन, कि भाई हमें कैसे पता चला कि स्ट्रक्चर क्या है ग्लूकोज का। तो उसके हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस थे जिन्होंने एज ए प्रूफ काम किया उस स्ट्रक्चर को वेरीफाई करने के लिए। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हुआ भाई, C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। इट इज आल्सो टर्म्ड एज एल्डोहेक्सोज। प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इज देयर, दिस इज अ मोनोसेक्राइड ऑफ 6 कार्बन एटम। अच्छा राइबोज हमने लिखा था, राइबोज 5 कार्बन का होता है। जब हम डीएनए आरएनए पढ़ेंगे तो उनके स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, पेंटोज शुगर बोलते हैं उसको तो देखो स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन में बोले कि भाई हमें कैसे पता चला। देखो अब जो हम पढ़ते हैं हमारे पास जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो कुछ ऐसा है ग्लूकोज का,
तो हम यहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इस समय, हमें पता है इसका स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन जब ये स्ट्रक्चर बनाया गया था उस समय नहीं पता था कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये बेटा इसका एक स्ट्रक्चर है, तो देखोगे तो ध्यान से 6 कार्बन है और 5 OH ग्रुप है। ये देखो 1 2 3 4 5 6, एक OH, 2 OH, 3 OH, 4 OH, 5 OH और ये आपका CHO ग्रुप। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर को वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चला कि भाई सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, हमें कैसे पता चला कि एल्डिहाइड ग्रुप सबसे ऊपर लगा हुआ है, हमें कैसे पता चला कि भाई OH जो है वो 5 है, हमें कैसे पता चला कि OH सारे एक जैसे हैं, अलग अलग है। तो देर आर सेट ऑफ रिएक्शंस विच कंक्लूड द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। फिर बाद में हम पढ़ेंगे कि यार ये स्ट्रक्चर भी गड़बड़ है, फिर दूसरा पढ़ेंगे, फिर तीसरा पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक बार हाँ भाई देखो, तो इस स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस करने पड़ेंगे, वो रिएक्शंस हमें बताएगी कि भाई ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। तो चलो देखो, पहला जो टास्क था इस स्ट्रक्चर के बारे में कि यहाँ हमें दिख रहा है कि भाई 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। तो जो पहली रिएक्शन, अब देखो ये क्वेश्चन एमसीक्यू से लेके 3 नंबर तक का इस क्वेश्चन का वेटेज है, स्ट्रक्चरल इलिसिडेशन ऑफ ग्लूकोज, 1 नंबर से 3 नंबर तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एक जो रिएक्शन होगी उसका एक इंपॉर्टेंस होगा कि क्यों कर रहे हैं, इससे क्या साबित हो रहा है। तो जो पहली रिएक्शन थी, रिएक्शन विद HI, रिएक्शन विद HI, क्या करेगी ये रिएक्शन, देखो हम इसको दो प्रकार से लिखेंगे, एक बार मैं रिएक्शन करके दिखाऊंगा, एक बार इसका इंटरप्रिटेशन। हम शुरू में इंटरप्रिटेशन करेंगे कि हमने जो C6H12O6 था, जिसका स्ट्रक्चर हमें नहीं पता था, उसको हमने HI से रिएक्ट कराया और हमें मिला भाई N हेक्सेन। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट भी मिला था 2 आयोडो हेक्सेन। एनसीईआरटी केवल N हेक्सेन लिखती है, लेकिन दूसरा भी मिलता है, हमें लिख सकते हो। तो इससे हमें पता चला कि हेक्स क्या है, हमारा वर्ड रूट, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 6 कार्बन, 6 कार्बन, और वो भी कैसे, स्ट्रेट चेन में, तभी तो हेक्सेन होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वर्ड रूट। तो यहां से इस रिएक्शन से हमें पता चला कि ऑल 6 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन स्ट्रेट चेन, अरेंज्ड इन स्ट्रेट चेन, अरेंज्ड इन स्ट्रेट चेन इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में सारे के सारे 6 कार्बन आपके स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। अब दूसरा टास्क था, हमें ये पता करना था कि भाई हमने जो एल्डो हेक्सोज बोला है, दैट मींस एल्डिहाइड है, ये कैसे पता करेंगे एल्डिहाइड। तो बोले देखो, एल्डिहाइड और कीटोन में एक कॉमन चीज होती है, अगर मैं आपसे कहूँ एल्डिहाइड कैसा है, तो भाई ये आपका एल्डिहाइड है और ये आपका कीटोन है। इसका मतलब दोनों में ये जो चीज है, सी डबल बॉन्ड होती है, कॉमन, और इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कार्बन या कार्बोनिल ग्रुप। तो बोले हम एल्डिहाइड तक पहुंचने से पहले ये कंफर्म करना चाहेंगे कि कार्बोनिल कार्बन है या नहीं है, पहली चीज ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कार्बोनिल कार्बन है वो इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में। तो तीसरी रिएक्शन कराई, दूसरी रिएक्शन कराई गई टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ, टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ, टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। क्या क्या भाई, किससे रिएक्शन कराई, दो रिएक्शन कराई गई। देखो ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के नाम से आती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन हम एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ के आए हैं, है ना, याद है। हाँ, जो एसिटल है, एसिटल वो सब बनाया, उससे पहले हमने दो रिएक्शन की थी, ए और बी। तो देखो पहली रिएक्शन कराई गई किसके साथ, विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, कि जो ग्लूकोज था आपका C6H12O6 को हाइड्रोक्सिल अमाइन, जिसका फॉर्मूला होता है NH2OH, इससे जब रिएक्ट कराया गया तो हमें कंपाउंड मिला ग्लूकोज ऑक्साइम। देखो ये जो ऑक्साइम है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं, बनता है तो दिख जाता है, हमें पता चल जाता है ऑक्साइम फॉर्मेशन हो चुका है। अब ग्लूकोज से रिएक्ट करा रहे थे, अंडरस्टूड है ग्लूकोज ऑक्साइम ही बना होगा। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी थी वो दिखी, NH2OH डालते ही, मतलब वहां पता चला कि कार्बोनिल कार्बन है। ये ऑक्साइम हाइड्रोक्सिल ऑक्साइम के साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ तब बनता था जब कार्बोनिल कार्बन हो। देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसको कार्बोनिल कार्बन से रिएक्ट कराएंगे तो ऑक्साइम बनेगा, इसने इससे रिएक्ट किया, ऑक्साइम बना, इसका मतलब ये क्या है, कार्बोनिल कार्बन, यही हम जानना चाहते हैं। और कंफर्म करने के लिए दूसरी रिएक्शन करी गई विद साइनो हाइड्रोजन साइनाइड, विद हाइड्रोजन साइनाइड, जो क्या होता है आपका जहर भी होता है ना, HCl। अब क्या किया, जब ये रिएक्शन कराई गई C6H12O6 प्लस HCN, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इससे भी कैरेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड बनता है साइनोहाइड्रिन। कब, जब ये कार्बोनिल कार्बन से रिएक्ट करे तो भाई ये भी बन गया ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। तो ये दोनों ही आपको क्या प्रूव कर रही है कि भाई कार्बोनिल कार्बन तो है। अब देखो, कार्बोनिल कार्बन हमारा या तो एल्डिहाइड या कीटोन। अब ध्यान सुनो, यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, मैंने उसको क्लियर करना। हमें पता है कीटोन कैसा है बेटा, एक इंटरनल ग्रुप है, और एल्डिहाइड क्या है, टर्मिनल ग्रुप। दोनों में फर्क बस इतना ही है, इसके अगर इधर आ जाएगा तो कीटोन बन जाएगा, H है तो एल्डिहाइड। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई जो हमारे पास है कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है। अब तीसरी रिएक्शन हमें करनी थी टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, लेकिन हमने पढ़ा है कि ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोहेक्सोज है, हमने एल्डिहाइड ही प्रूव करना था।
तो हमने क्या किया, C6H12O6 को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कराया जो क्या था, माइल्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो आप लोग क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, जो एक स्टेप तक ऑक्सीडाइज कर सके। जैसे हमने पढ़ा है कि अल्कोहल को KMnO4 से ट्रीट कराएंगे तो ले दे के लास्ट में एसिड बनाएगा, लेकिन अल्कोहल को PCCPD से कैसे करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। तो ये वन स्टेप वाले थे। KMnO4 K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लास्ट तक चलते हैं जब खत्म ना हो जाए। तो माइल्ड का मतलब है बहुत वीक, कि थोड़ी बहुत गुंजाइश ऑक्सीडाइज करने की, लेकिन कोई बीच में बड़ा आ गया तो नहीं कर पाएगा। तो हम ये मान रहे थे कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो एल्डिहाइड जो टर्मिनल ग्रुप है उसको तो एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन कीटोन अगर हुआ तो उसको कुछ नहीं कर पाएगा। तो भाई ये हम सोच के कर रहे थे, और हमें यहाँ एसिड मिला कौन सा, ग्लूकोनिक एसिड। जैसे ये मिला ग्लूकोनिक एसिड, ये कंफर्म हो गया कि द कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट इज एक्चुअली एल्डिहाइड कार्बन। अब क्योंकि एल्डिहाइड है तो कहाँ हो सकता है, या तो लास्ट में या शुरू में, आइदर ऑफ द टर्मिनल, किसी भी एक टर्मिनल पे होगा। तो वहां से हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें इतना कंफर्म हो चुका, देखो यहाँ तक कि भाई ये है 1 2 3 4 5 6, अब तक इतना कंफर्म हो गया हमारा। इन 3 रिएक्शन से हमें ये पता चला 6 कार्बन स्टेट चेन में है, कार्बोनिल कार्बन है और कार्बोनिल कार्बन कार्बन 1 पे है, दैट मींस एल्डिहाइड। अब क्या पता करना था, पॉलीहाइड्रोक्सी, कितने हाइड्रोक्सी हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी के लिए एक रिएक्शन है, देखो कुछ रिएक्शन याद रख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होती है। जैसे मेरे को, हमने वर्नर थ्योरी पढ़ी जब हमने पता किया क्लोरीन के लिए हम क्या करते हैं, कितने क्लोरीन है जानने के लिए क्या करते हैं, AgNO3, जितने मोल वो लगेगा उतने ही भाई क्लोरीन। ऐसे ही आपके पास OH ग्रुप के लिए एक खास चीज है जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या होता है देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, एक फंक्शनल ग्रुप ये। अब इसमें बॉन्ड टूटता है, कहीं से भी तोड़ लो, इस ऑक्सीजन के इधर भी उतना ही इधर भी उतना ही, तो एक बॉन्ड टूटेगा कहीं से। अगर मान लो ये बॉन्ड मैंने तोड़ा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस पे कैसा आएगा, नेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसकी क्या खास बात है, अगर इसको OH ग्रुप दिख जाए कहीं भी तो ये OH ग्रुप के H को निकल जाएगा, निकाल के उस H को तो ये वाला हिस्सा ले जाएगा और क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड। और जो उधर बच गया क्या, O पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, उस पे ये वाला कार्बन जाके चिपक जाएगा। बोले जितने भी OH जहां भी एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दो, ये OH का काम तमाम कर देंगे। अब बोले कि भाई पॉलीहाइड्रोक्सी हमें पता ही नहीं, बोले कोई बात नहीं, नाप तोल के डालो आप। जब तक आपका ये एसिटिक एनाइडाइड कंज्यूम होता है, मतलब OH खत्म हो रहा है, तो इसके मोल्स लिए गए तो पता चला एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए C6H12O6 के लिए 5 मोल लग गए हमारे किसके, एसिटिक एनहाइड्राइड के। और यहाँ पे एक पेंटा एसिटेट प्रोडक्ट बना, पेंटा एसिटेट। और इसने क्या कंफर्म किया कि देयर आर पॉलीहाइड्रोक्सी आर 5 हाइड्रोक्सी, बेसिकली पॉली का मतलब हुआ 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये इंटरप्रिटेशन हम रिएक्शन लिख के देखेंगे उस स्ट्रक्चर के साथ कि जब किया जो कैसे बनेगी। अब बोले कि भाई 5 हाइड्रोक्सी के सारे एक जैसे हैं। अब ध्यान से देखो, क्या ये सारे एक जैसे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। ये 4 देखो कहाँ हैं, ये 4 आपके बीच में है, 2 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, और ये कैसा है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसको प्राइमरी। लेकिन हमने प्रूव तो करना था, तो उन्होंने क्या किया, बोला भाई ऐसा है, अब एक रिएक्शन करेंगे। अब ध्यान समझना कि अभी हमारे पास क्या पता चल गया, इस स्ट्रक्चर के बारे में हमें ये पता चल गया भाई OH 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 OH, ये तो है। अब हमें ये प्रूव करना था एक OH अलग है। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास जो है ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है वो है C6H12O6, ये लिया हमने। और एक लिया हमने ग्लूकोनिक एसिड, एक क्या लिया, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। दोनों में मैंने क्या डाला, कंसंट्रेटेड HNO3, क्या डाला, क्यों डाला, इसमें भी कंसंट्रेटेड HNO3, इसमें भी कंसंट्रेटेड HNO3, क्यों डाला भाई, क्योंकि कंसंट्रेटेड HNO3 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन वो है ना प्राइमरी अल्कोहल को तो एसिड बना सकता है, सेकेंडरी का हाथ नहीं लगा सकता। तो क्या हुआ, जब ग्लूकोनिक एसिड में हमने डाला तो मेरे को मिला सैक्रिक एसिड, क्या मिला, सैक्रिक एसिड, जो एक डाइओइक एसिड है। तो बोला भाई ग्लूकोनिक एसिड में जो ऊपर एल्डिहाइड था वो एसिड में कन्वर्ट था, तो डाइओइक है, सेकेंडरी के हाथ नहीं लगाएगा तो नीचे वाला जो है कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब नीचे वाला OH अलग और बीच के 4 अलग। उसी प्रकार जब ग्लूकोज को रिएक्ट कराया गया तो भी क्या मिला, यही मिला। क्यों, क्योंकि बोला भाई प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों को निपटा दे, सेकेंडरी वाला के हाथ नहीं लगा सकता। तो यहाँ से कंफर्म हुआ कि भाई ऐसा है, मेरा जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ ऐसा होगा कि 6 कार्बन स्टेट चेन में है आपके, और छठा जो है वो आपका पॉलीहाइड्रोक्सी में OH प्राइमरी है, ये आपके सेकेंडरी है, टर्मिनल पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप। तो इन सब रिएक्शन से हमारे पास ये स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। अभी स्ट्रक्चर में भी हमें ये पता करना था स्टीरियोकेमिस्ट्री OH किधर है क्या है।
तो हमने केवल 2 OH की पोजीशन के बारे में तो बात करेंगे, तीसरे की हमने नहीं करनी है, वो फिर और ज्यादा डीप स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। ठीक है, अब ये जो हमने पढ़े हैं इनकी रिएक्शन लिख के देखेंगे, देखो ध्यान से, ये आनी चाहिए, देखो ये इंटरप्रिटेशन एक बार फटाफट से मैं फिर से रिकैप करवा देता हूँ। कैसे पता चला अभी 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, रिएक्शन विद HI। कैसे पता चला कि कार्बोनिल कार्बन है या नहीं है, हाइड्रोक्सिलामाइन और साइनोहाइड्रिन बनाया हाइड्रोजन साइनाइड से। कैसे पता चला कि जो आपका कार्बोनिल कार्बन वो एल्डिहाइड है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Br2 वाटर से क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड। उसके बाद हमें कैसे पता चला कि उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी में 5 OH है, क्या बना, पेंटाइज। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला CH3CO का होल ट्वाइस और किससे जुड़ा हुआ, O से। फिर कैसे पता चला कि भाई चार हमारे एक जैसे हैं, एक जैसा है, कंसंट्रेटेड HNO3 से ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड दोनों ने सेम प्रोडक्ट दिया। ठीक है, चले आगे। अब इन सब की रिएक्शन लिखेंगे भाई। अब देखो स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया है, C डबल बॉन्ड O H। अब हमेशा जो गिनती होगी, गिनती जरूर करनी है, वो कहां से होगी भाई, एल्डिहाइड से ऊपर की तरफ से। इसको मैं अभी लिख लेता हूँ। OH के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, वैलेंसी पूरी करनी है, स्ट्रक्चर पूरा करना है। तो ये H, ये H, H, H और यहाँ पे CH2OH, हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर ही है। इसको मैंने चारों रिएक्शन करेंगे पहले। फर्स्ट HI, तो क्या बना भाई, CH3 CH2 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 CH3 और 2 आइडो के लिए एक आइडो लगा देना। दूसरी रिएक्शन किससे की गई भाई हमारी, NH2OH, NH2OH। देखो क्या करना है, H2 और ये O, H2O बना के निकल जाएंगे, बाकी जोड़ना है, चिपका देना है। तो क्या है, मान लो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसको H कर देता हूँ, इसको डबल बॉन्ड O, और यहाँ मैं लिख दूँ NH2OH। तो ये निकलेगा, तो क्या बनेगा देखो, CH डबल बॉन्ड NOH, उसके बाद CHOH का होल 4 कर दूं और CH2OH, ग्लूकोज ऑक्साइन। तीसरी रिएक्शन HCN से। अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हटा देते हैं। अब ये टूटेगा इधर से, पॉजिटिव नेगेटिव, एक बॉन्ड तोड़ो, जोड़ो, एक पे क्या जाएगा, O नेगेटिव, नेगेटिव पे कौन आएगा, पॉजिटिव OH, और यहाँ क्या जाएगा CN, CHOH का होल 4 CH2OH। दोनों ने क्या कंफर्म किया कि कार्बोनिल कार्बन है, हाँ CH। ठीक है, उसके बाद तीसरी रिएक्शन क्या की हमने, Br2 वाटर। Br2 वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ मिला हमें भाई COOH, CHOH का होल 4 और CH2OH, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। Br2 वाटर केवल एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कंसंट्रेटेड HNO3 एल्डिहाइड को भी कर सकता है और प्राइमरी अल्कोहल को भी, सेकेंडरी को नहीं कर सकता। तीसरी रिएक्शन कराई गई पेंटाएसिटेट, ये रिएक्शन पूछी गई है, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। H निकालना अभी, मैं इसका एक कर देता हूँ, उसके बाद 4 लगा देंगे। देखो C डबल बॉन्ड OH कुछ नहीं कहना, यहाँ पे CHO, H गया, H किसके पास जाएगा, इसके पास, एसिटिक एसिड, ये यहाँ से जुड़ेगा ना, तो ये जोड़ो, C डबल बॉन्ड O CH3, कितने 4 मिलेंगे क्या हमें, 5 CH3 COOH, और नीचे क्या बनेगा CH2O CO CH3, पेंटाएसिटेट, ग्लूकोपेंटाएसिटेट। इससे क्या पता चला, 5 OH ग्रुप है आपके पास। छठी रिएक्शन क्या कराई गई भाई, कंसंट्रेटेड HNO3, ये कुछ ऐसा था आपका, C डबल बॉन्ड OH, CHOH का होल 4 और CH2OH, और इधर लिख लो आप COOH, CHOH का होल 4 और CH2OH, ये ग्लूकोनिक एसिड और ये ग्लूकोज है। देखो दोनों को ही जब हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट कराया ग्लूकोनिक एसिड, तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिला और वो था ये COOH, CHOH का होल 4 और COOH, और आपका ये स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन हो गया खत्म। इन सब से हमें पता चला कि जो ग्लूकोज है भाई वो कैसा है, ग्लूकोज है वो ऐसा है। गिनती हमेशा एक से शुरू करेंगे और ये बन। अब बात आई इसके कॉन्फ़िगरेशन की, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, OH की कुछ पोजीशंस के बारे में बात करें। तो देखो ध्यान से, हमारे पास जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट बनेगा, तो बेसिकली एल्डिहाइड का, वो क्या बनेगा, बताओ क्या बन सकता है, अरे बताओ, वो टेबल याद है, एल्डो ट्राइओज। क्या बनेगा, एल्डो ट्राइओज, मतलब 3 कार्बन का एक क्या बनेगा, CHOH CH2OH, जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड हो गया, सिंपलेस्ट आपका कार्बोहाइड्रेट। हाँ, इसका नाम है भाई ग्लिसरएल्डिहाइड। क्या नाम है, ग्लिसरएल्डिहाइड।
अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो गिनती 1 2 3, हमने गिनती कहाँ से रखनी है हमेशा, एल्डिहाइड से, फंक्शनल ग्रुप से। इस ग्लिसरॉल्डिहाइड की दो कॉन्फ़िगरेशन बनाई गई। बोला भाई इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं? बोला एक तो भाई इसको हम लिखेंगे ऐसे, OH H और CH2OH, और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखा, बोला दूसरा लिखेंगे हम ऐसे COH H और CH2OH। बोले दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? बोलो, इसमें देखो OH किधर है और इसमें क्या है? 1 2 3, 1 2। देखो गिनती जब पेपर में लिखो ना तो इसके इधर से लिखना, क्योंकि जब हम यहाँ लिखते हैं ना तो हमें ये लगता है कि C2 लिख दिया, ठीक है? तो गिनती इसकी बैक साइड से। तो इस OH की पोजीशन के हिसाब से इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के दो नाम दिए गए। अगर OH आपका लेफ्ट में है तो उसको नाम दिया गया एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या नाम दिया गया? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। और अगर वो राइट में है तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये क्या है भाई आपका? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये क्या है? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। कौन सा कार्बन? आखिरी से ऊपर वाला, सेकंड लास्ट कार्बन। अब ये मत कंफ्यूज होना कि फंक्शनल ग्रुप से अगला, नहीं, टर्मिनल से ऊपर लास्ट वाला, सेकंड लास्ट। मतलब ग्लूकोज में C5 की अगर बात करें हम, तो उसके आधार पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनेगी, CHO, और इसको हम लिखते जाएंगे CHOH 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 COH H और CH2OH। ऐसे ही CHO CHOH 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 और CH2OH। डिफरेंस इज दिस। इसको क्या बोलेंगे? डी ग्लूकोज, और इसको क्या बोलेंगे? एल ग्लूकोज। विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ OH इन ग्लिसरॉल्डिहाइड एट C5 इन ग्लूकोज। इसका कोई बदलाव नहीं कर सकते, इसको आप, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। HHOH याद करो, हमने वहां पढ़ा था सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कार्बन। तो सिमेट्रिक कार्बन में दो H लगे हुए हैं, तो इस पे OH फिक्स हो गया, इसका हो गया, बच गए ये तीन, ठीक है? तो हमने हमारे सिलेबस में केवल इन दो और ऊपर वाले की बात करनी थी। जो तीसरा है वो याद करना है। वो याद क्या करना है कि कार्बन थर्ड जो है, कार्बन थर्ड मतलब ये, कार्बन थर्ड मतलब ये, इसमें भाई आपका H जो होता है वो राइट हैंड साइड होगा, बाकी सारे OH लेफ्ट हैंड साइड। ये याद रखना है। तो हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर जो बना, जो हमने याद करना है ग्लूकोज का, वो आया भाई ये C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ग्रुप, C C C C, और एक C और आ जाएगा ना। अब देखो इसको भी अगर आप लिखना चाहो तो पूरा कुछ इस तरह से लिख सकते हो, बात एक ही है। अब क्या याद करना है? गिनती करो पहले, 1 2 3 4 5 6। तीसरे पे आपका H राइट में, बाकी सभी पे OH, बाकी सभी पे आपका OH। अब OH इधर आ गया तो इधर क्या आएगा आपका? H H OH और H। ये OH इसके नाम को क्या बनाएगा? डी ग्लूकोज। अब एक्चुअली हम डी ग्लूकोज ही पढ़ते हैं, डी ग्लूकोज ही होता है, लेकिन अगर एल बनवाए तो OH इधर करना, नहीं बनवाएगा, ठीक है? तो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो हमें इन सब रिएक्शंस और ये सब पढ़ने के बाद मिला है, जिसमें आपके 6 कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं। इसको आपने स्पेशली याद करना है। C3 पे H राइट में रहेगा, CH ऊपर होगा, बाकी OH आपके राइट में, ठीक है? तो ये आपका एक स्ट्रक्चर बना, और जैसे ये बना कुछ समय तक चला, उसके बाद ये भी फेल हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी 1-2 साल में आएगा कि हमें ये स्ट्रक्चर हमारा फेल क्यों हुआ। तो इसमें देखो, अगर आप नहीं पढ़ के गए हो तो भी इसमें थोड़ा जनरल, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी है तो एक जनरल चीज आपको दिख रही है, तो हर एक कार्बन एटम पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। हम डाइओल ट्राइओल टेट्रो तक पढ़ते हैं, उसके बाद स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्सन की वजह से आने लग जाता है, बॉन्ड वीक होने लग जाते हैं। हम यहाँ लगातार 6 एटम और सभी में फंक्शनल ग्रुप चिपका रखते हैं। तो वो तो आप लिख ही सकते, नहीं पढ़ा है तो नंबर तो उससे भी मिल जाएगा। लेकिन दूसरा क्या हुआ कि जो 6 रिएक्शन पढ़ी थी हमने, जो कंफर्म कर रही थी इस स्ट्रक्चर को, उसके अलावा भी कुछ रिएक्शंस बन गई, बच गई, जो होनी चाहिए थी अगर वो रिएक्शन हो रही है तो, लेकिन इसने वो रिएक्शंस नहीं दी। जिसमें एक इंपॉर्टेंट है NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन, वो इसने प्रोडक्ट नहीं बनाया। और वो कब बनता है? जब फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, लेकिन इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं था। इस स्ट्रक्चर में दिख क्या रहा है कि CHO इज फ्री ग्रुप प्रेजेंट है, और एक्चुअल में रिएक्शन भी दी है, लेकिन कुछ रिएक्शंस और करी गई जो पहले से प्रूव थी कि अगर कार्बोनिल कार्बन होगा तो रिएक्शन होगी, लेकिन कार्बोनिल कार्बन क्योंकि इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है लेकिन वो रिएक्शन नहीं हुई, और वो रिएक्शन प्रूव थी, तो कहीं ना कहीं दिक्कत इस स्ट्रक्चर में था। दूसरा हिंड्रेंस वाला मामला दिख ही रहा था, तो कुछ समय ये चला स्ट्रक्चर, लेकिन उसके बाद स्ट्रक्चर की जो मान्यता है उस पर दिक्कत आई कि भाई ये टेस्ट क्यों नहीं दे रहा अगर ऐसा है तो उसके बाद हमारे पास दूसरे स्ट्रक्चर्स आए। तो ये स्ट्रक्चर बना सकते हो जाएगा। अब दूसरा स्ट्रक्चर, इसका क्या नाम है? देखो डी ग्लूकोज। क्या नाम है इसका? डी ग्लूकोज। लेकिन एक चीज और मिलेगी आपको, इसके साथ प्लस का निशान आता है, डी प्लस ग्लूकोज।
तो प्लस का क्या मतलब होता है? हमने हेलो एल्केन हेलो एरिन जब पढ़ी तो मैंने आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताया था, है ना? ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है कि प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है जो सिंगल डायरेक्शन में जा रही है, अगर ये ऐसे घूम रही है जाके, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर ये ऐसे घूम रही है किसी कंपाउंड में जाके जो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेफ्ट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं लेवियो रोटेटरी और इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो देखो डी और एल का मतलब यहाँ पे किससे है? ग्लिसरल्डिहाइड से है। इस कंपाउंड के नेम में डी और एल का मतलब है इससे, लेकिन प्लस का किससे है? ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद पॉजिटिव रोटेशन दैट इज क्लॉकवाइज रोटेशन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। फ्रुक्टोज आपका कैसा रहेगा? वो पढ़ेंगे जब आएगा नंबर उसका। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा भाई? डी प्लस ग्लूकोज। क्या नाम हो जाएगा? डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है। अब बोला भाई स्ट्रक्चर में दिक्कत है, तो बोला भाई दिक्कत है तो उस दिक्कत को भी खत्म करेंगे, पढ़ेंगे असली स्ट्रक्चर क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में एक हेमी एसिटल की फॉर्म में स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है और उसको हम आगे फिर मॉडिफाई करेंगे। तो हेमी एसिटल, एसिटल हमने पढ़ा था ना कि अल्कोहल के साथ जब हमने सीओ को रिएक्ट कराया, जब एक मोल लगा तो हेमी एसिटल और दोनों लग गए तो एसिटल, और जब कीटोन से रिएक्ट कराया तो क्या बना था? कीटल, ग्लाइकोल कीटल, है ना, ग्लाइकोल से हमने रिएक्ट कराया था, जब H2O निकल गया तो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना था। तो बोला भाई इसमें भी ये हुआ कि देखो ये आपका है ग्लूकोज जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ध्यान देखना स्ट्रक्चर कैसे जब बनाओगे, इसको ऐसे लिखना, ये आपके कार्बन। बोला भाई इस प्रकार से तो पॉसिबल नहीं है, हो सकता है ये हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करे। हेमी एसिटल का मतलब, बोला भाई ये आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे और किसी दूसरी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो वो दूसरी फॉर्म थी, हमने उसको पढ़ना है। जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे क्या करना है? गिनती जरूर लिखनी है, 1 2 3 4 5 6। गिनती लिखो, मान लो सवाल आया है तो आप दूसरा कलर भी यूज कर सकते हो। आपके पास मान लो ब्लैक पेन है, ब्लैक से लिख लो, आपके पास पेंसिल से स्ट्रक्चर बना के ब्लू पेन से लिख लो, हाईलाइट करो इसको। तो उसने कहा कि भाई एक्चुअल में है ना, ऐसा हो सकता है ये स्ट्रेट चेन ना होके रिंग में हो, क्योंकि एचआई रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिंग को भी एनहेक्सेन में कन्वर्ट कर सकता है। तो बोला हो सकता है ऐसे। तो बोला रिंग कैसे बनेगी? बोला देखो ये जो है सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल कार्बन, इसके पास क्या है? ये डबल बॉन्ड होने की वजह से ये जो कार्बन है इसके ऊपर एक पोलैरिटी आई रहती है। देखो ये क्या है? पार्शियली नेगेटिव, ये क्या है? पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ कहीं ना कहीं गुंजाइश है अटैक होने की। कार्बोनिल कार्बन जो है आपका पोलर नेचर होता है, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसका। तो बोला ये लोन पेयर है ना, इसके ऊपर अटैक कर देगा इस कार्बन पे और एटम्स आपस में रीअरेंज हो जाएंगे, ना कोई बाहर जाएगा ना कोई अंदर आएगा, जैसे हैं वैसे ही रीअरेंज हो जाएंगे मोर स्टेबल फॉर्म की उसमें तलाश में। तो क्या बनेगा भाई? जब ये बनेगा तो दो प्रकार की पॉसिबिलिटी आएगी हमारी। अब देखो यहाँ तक आसान है, इसके बाद आपने क्या करना है? फिर तुम कटिंग करोगे और राइटिंग करो, कुछ नहीं करना। 6 कार्बन की चेन बना लो, 2 3 4 5 6। छठे का कोई लेना देना नहीं है। किस किस के बीच में हुआ है जो कुछ हुआ है? पहले और पांचवे के बीच में। तो भाई पहले और पांचवे के बीच में ऑक्सीजन को रख के ऊपर से जोड़ दो। अब हमें पता है तीसरे पे H इधर है, OH इधर है, इस पे OH इधर, H इधर, इस पे OH इधर, H इधर। अब बात बची पहले की। अब देखो यहाँ O था, O बॉन्ड बनाएगा तो इसने H को छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ कार्बन ने बॉन्ड बनाना है तो इसने वैलेंसी कम करनी पड़ेगी। तो ये इधर से एक बॉन्ड तोड़ के एक H ले लेता है, तो क्या बनेगा भाई? यहाँ पे आपका CH2, 2 H हो गए, और OH क्या बनेगा? CH2 और OH। लेकिन CH2OH करेगा तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो एक्चुअल में हुआ क्या? ध्यान से देखो, ये जो CH था ये तो ऐसे ही रहा, यहां से ये जो H उठ के किसके पास गया? O के पास। ऐसा अगर होगा तो इसके 5 बॉन्ड बनेगा ना, तो ये CH2 ना होके ये क्या हो जाएगा आपका? CHOH, CHOH। और इसको और ज्यादा क्लियरली हम लिखें तो भाई इसको हम लिख सकते हैं CHOH। अब हमारे सिलेबस में एक चीज और भी है। बोला भाई ऐसा ही क्यों होगा? ऐसा भी तो हो सकता है, देखना फिर डिफरेंस करना तुम इनमें फर्क क्या है। और यहाँ से एक बहुत अच्छी डेफिनेशन भी बनेगी। कैसे जुड़ा हुआ है? ऐसे जुड़ा हुआ है, O को यहाँ रखो, ये आपका H और OH, और ये आपका OH H H OH OH H, और ये आपका दोनों में डिफरेंस क्या बताओ? फर्स्ट कार्बन में यहाँ OH ये है, यहाँ OH इधर है। ठीक है। ये इस कार्बन के ऊपर जो OH था वो क्या बना रहा था इसको? D और L विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसके ऊपर जो इस कार्बन के ऊपर H और OH आपका राइट और लेफ्ट में होगा वो इसकी हेमी एसिटल फॉर्म बनाएगा। इसको बोला गया भाई अल्फा फॉर्म, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। और इसको OH अगर लेफ्ट में है तो क्या नाम दिया गया? बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अब जो C1 पे हुआ है ना ये काम, किस पे हुआ ये? C1 पे। तो भाई C1 को है ना एक नाम दिया गया, इसको बोला गया एनोमेरिक कार्बन। क्या नाम दिया गया? ये डेफिनेशन पूछी गई है भाई कहीं पर, डिफाइन एनोमेरिक कार्बन। C1 in the hemiacetal form of glucose is termed as anomeric carbon because it have a difference of configuration of OH in alpha and beta form. In alpha form it is to the right side, in beta form it is to the left side.
तो एनोमेरिक कार्बन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब बोला कि यार ऐसे तो बॉन्ड हमने देखे ही नहीं कि इधर से मुड़ के ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बॉन्ड तो होते ही नहीं है। तो बोले कैसे होते हैं, बोले सीधे सीधे होते हैं। तो बोले इसको सीधा ही बनाएंगे। अब इस हेमिएसिडल फॉर्म को उन्होंने देखा कि तो साइकिल है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसमें कौन कौन शामिल है, देखो 1 2 3 4 5 और एक छठा ऑक्सीजन। बोले तो 6 रिंग, 6 एटम की रिंग बन रही है जिसमें एक ऑक्सीजन है और 5 कार्बन है। तो उन्होंने बोला इनको तो हम भाई रिंग की फॉर्म में पढ़ेंगे। बोले रिंग की फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे, तो उन्होंने इसको रिंग फॉर्म में बनाया। कैसे बनाया रिंग फॉर्म में, देखो ऊपर बना लेते हैं, नीचे बना लेते हैं, नीचे बना लेते हैं, हाँ इसके नीचे बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो ये कंपाउंड होता है आपका जिसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और ये क्या आपका पायरान, पायरान है ना। आपने कल एमसीक्यू पढ़ा था, पायरानोज फॉर्म में होता है, जबकि फ्रुक्टोज किसमें होता है, फ्यूरानोज फॉर्म में। तो पायरान स्ट्रक्चर, बोला पायरान में क्या होता है, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन 1 हेट्रो एटम ऑक्सीजन। तो बोला यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो बोला इसको हम इसी की तरह पढ़ेंगे। अब आपने क्या पढ़ना है, पायरानोज के साथ एक रिंग बनानी है जिसमें 5 कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन। आप उस रिंग को इस तरह से बनाना, ठीक है। गिनती यहां से होगी 1 2 3 4 5। छठा हमारा बाहर रहता है तो उसका कोई लेना देना है नहीं, ये फिक्स है, यही रहेगा छठा का। बॉन्ड बनाओ इस प्रकार से, बॉन्ड्स बना लो। जो राइट में है उनको नीचे, जो लेफ्ट में उनको ऊपर। अब गिनती यहाँ काम आएगी। C1 पे राइट में कौन, ये C1 है, राइट में कौन OH, C2 पे OH, याद करो 3 पे H, OH देखना ही नहीं है, ये फिक्स है। तो यहाँ क्या आ गया H H OH H। बोला भाई ये स्ट्रक्चर है ना एक्चुअली ये है, और इसका क्या नाम हो गया फिर, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, ग्लूकोपायरानोज, दिस इज द फाइनल। अच्छा बीटा के लिए क्या करना है, वही रिंग बनानी है आपने। गिनती लिखनी है 1 2 3 4 5 और ये आपका 6, ये आपका H। अब देखो बीटा मतलब OH कहाँ होगा, लेफ्ट में, तो नीचे कौन होगा H OH OH H। अब याद हो जाना चाहिए बिल्कुल आपके, यहाँ क्या आएगा OH H। नाम बोलो, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्या क्या, ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है, डेक्सट्रोज नाम है, C6H12O6 है, स्टार्च से बनता है, सुक्रोज से बनता है, मोनोसेक्राइड है। उसके बाद स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन पढ़े, पहले 5 रिएक्शन पढ़ी जिसमें हमें पता चला 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में, दूसरे से हमें पता चला कि सारे के सारे कार्बन पे आपका कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिलामाइन और साइनोआइडिन बनाया हमने हाइड्रोजन साइनाइड से, कार्बोनिल कार्बन की प्रेजेंस का पता चला। फिर हमने ब्रोमीन वाटर से उसकी प्रेजेंस को कंफर्म किया कि द कार्बोनिल कार्बन इज एक्चुअली एल्डिहाइड, टर्मिनल पे है। उसके बाद पेंटाएसिटेट बनाया, एसिटिक एनहाइड्राइड से 5 OH का पता चला। फिर हमें कंसंट्रेटेड HNO3 ने बताया कि भाई वो 4 OH एक जैसे हैं, 5वां प्राइमरी है। उसके बाद हमने सारी की सारी रिएक्शंस पढ़ी और फिर हमने उसका फाइनल स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन किया। दो हमारे पास कंपाउंड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, आपका क्या है एल्डो ट्राइओज है जिसका डी और एल कॉन्फिगरेशन है। और हमारे पास यहाँ एक डेफिनेशन आई है एनोमर, एनोमेरिक कार्बन। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये अगर समझ में आ गया तो देखो फ्रुक्टोज को तो अभी तुरंत निपटा देंगे। फ्रुक्टोज क्या है अभी, सेम फॉर्मूला, फ्रुक्टोज बोलो क्या है C6H12O6। क्या नाम लिखें इसको, कीटो हेक्सोज। अच्छी बात ये स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन इसका है। कितने मिनट की होगी, 1 घंटा 3 मिनट, चलो कोई बात। हाँ भाई, अब इसका स्ट्रक्चर सीधा याद करना हमने, इसके 5 स्ट्रक्चर बनाने और कुछ नहीं करना। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कीटो है भाई, तो CH2OH CO। अब देखो वो जहां हमने पढ़ा है बिल्कुल उसी से कंपेयर करना। वहां तीसरे कार्बन पे H किधर था, राइट में, तो बस वही कहानी यहाँ चलेगी। 3 4 5 6 H OH OH H H OH। नाम बोलो। अब बताओ ये D है या L है, D है ना, D फ्रुक्टोज है। प्लस हो गया माइनस, देख के बोल रहे हो या ऐसे बोल रहे हो, अब देख के बोलो माइनस, ये याद रखना। अभी आगे एक डेफिनेशन, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताऊंगा। ग्लूकोज कैसा होता है, प्लस, दैट मींस इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन या राइट साइड, और ये टू द एंटी क्लॉकवाइज। इंपॉर्टेंट याद है। इसका क्या नाम होगा भाई, डी माइनस फ्रुक्टोज, डी माइनस। ये इसका स्ट्रक्चर जो सीधा हमने याद करना है, कुछ नहीं करना है। एल्डिहाइड ग्रुप को उठा के सेकंड कार्बन पे ले आओ, बाकी सेम, जो एच उधर था इधर इधर उधर। अब बोले भाई ये नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, साइक्लाइजेशन, ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। अब साइक्लाइजेशन में हम जब साइकिल पढ़ते हैं ना, तो जो बेस्ट स्टेबल साइकिल मानी गई है कार्बन की, होती है 6 कार्बन, 6 कार्बन की साइकिल को मोस्ट स्टेबल माना गया है। उसके बाद 7 वाली में स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, वो टिल्ट होने लग जाते हैं बॉन्ड।
तो उससे हम कम वाली साइकिल स्टेबल कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। तो बोले मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आप कह सकते हो इसको यहाँ से क्यों नहीं कराया, क्योंकि यहाँ सी डबल बॉन्ड वो नहीं था, तो बॉन्ड तो यही है, इसी के साथ होनी साइक्लाइजेशन, तो बोले यहाँ से क्यों नहीं करा देते, इससे भी तो करा सकते थे। लेकिन ये कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल, टेंडेंसी नहीं होती है बॉन्ड बनाने की। हमने पढ़ा था ना प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन की उनकी टेंडेंसी प्लस आई इफेक्ट, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, एल्कोक्साइड आयन, तो ये वो कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो जो स्टेबल बनेगी उसमें देखो कौन कौन शामिल हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, 4 कार्बन और एक पांचवा आपका ऑक्सीजन। तो एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं फ्यूरान, क्या बोलते हैं, फ्यूरान। अब बोले कि फ्यूरान की जैसी रिंग बना लेगी, तो बोला वैसे बना लो भाई। तो देखो स्ट्रक्चर बनाएंगे, साथ साथ बनाएंगे। क्या लिखना है, एक हाँ स्ट्रक्चर बनाएंगे भाई, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और एक कार्बन हमने दूसरे से गिनती शुरू करी है ना, अटैक दूसरे को हो रहा है, तो एक को हम ऊपर वाले को नीचे साइड में रख देते हैं और नीचे वाले को फिक्स कर देते हैं। तो अटैक कहां से हुआ, यहाँ से, ओ ऐसे, ध्यान समझना। इसको उठा के मैं इधर ले आऊं, मान लो इसको मैं लिख देता हूँ CH2OH, और यहाँ क्या हो जाएगा H। गिनती करो देखो 1 2 3 4 5 6, बाकी एज इट इज HOH H H OH। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, फिर से लिखो 1 2 3 4 और CH2OH, पांचवे से क्या हुआ, बॉन्डिंग हुई, इसको मैंने क्या लिख दिया अब CH2OH, और ये क्या हो गया आपका H, तो ये HOH HOH और गिनती लिख दो 1 2 3 4 5 और 6। अब फिर से डिफरेंस क्या है इस ग्रुप का, एक बार ये ग्रुप कहाँ है राइट में, एक बार कहाँ है लेफ्ट में। वहाँ OH राइट में तो क्या नाम आया था अल्फा, यहाँ OH लेफ्ट में था तो बीटा। अब यहाँ CH2OH कहाँ है आपका राइट में, तो क्या नाम हो जाएगा अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, और ये क्या हो जाएगा आपका बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। ठीक है। नहीं वो सुक्रोज में बताऊंगा दोनों में, नहीं अभी बता देंगे इसके बाद, हाँ इन्वर्ट वाला वो फिर वहाँ सोल्व हो जाएगा, यहाँ बता देंगे इसके रोटेशन के बारे में। ठीक है, हाँ वो इन्वर्ट शुगर वाला। अब देखो बोला भाई इस प्रकार के बॉन्ड तो फिर नहीं बनेंगे हेमियोसेटल फॉर्म, तो क्या किया साइक्लाइजेशन किया, इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के फ्यूरान बनाओ, थोड़े से बॉन्ड को इस तरह से टेढ़े बनाना ताकि एक दूसरे को ओवरलैप ना करे, रिंग यहाँ पूरा एंगल देके थोड़ा सा अंदर की तरफ। फिक्स क्या है भाई CH2OH तो ऊपर ही रहेगा, CH2OH तो ऊपर ही रहेगा, और ये कौन सा आपका छठा, गिनती लिखो 1 2 3 4, अच्छा ये 2 से आएगा, हाँ 2 3 4 5 और 6, ऐसे यहाँ 2 3 4 5 और 6। अब देखो अल्फा फॉर्म CH2OH का है राइट में, तो यहाँ लिखेंगे CH2OH, ये हो जाएगी गिनती 1, ये क्या आ गया H HOH, देखो 1 2 तीसरा कार्बन OH H H, यहाँ क्या लिख दें CH2OH H H OH OH H, नाम बोलो अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, और ये क्या हो जाएगा बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। तो भाई ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। अब देखो एक क्वेश्चन आता है जो बाकी सुक्रोज में हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ एक बार बता देते हैं, जो माइनस रोटेशन है ना इसकी, इसकी माइनस रोटेशन है लगभग 92.4 डिग्री के आसपास नेगेटिव में, कि अगर PPL ऐसे जा रही है ना इसमें से फ्रुक्टोज में जाए, तो इसको 92.4 डिग्री एंगल पे नेगेटिव एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। जबकि जो आपका ग्लूकोज है इसमें अगर PPL जा रही है तो ये पॉजिटिव में 52.4 है, वो शायद 92 है, ये 52.4 है 5, और वो 94.2, अच्छा वो 92.4 है और ये 52.5, तो ये 52.5 पॉजिटिव में घुमाएगा। अब जो सुक्रोज होता है ना आपका, जिससे इन दोनों की प्रिपरेशन होती है, वो अकेला खुद रहता है पॉजिटिव में, अकेला कैसा रहता है खुद पॉजिटिव में। सुक्रोज क्या है, एक ओलिगोसेक्राइड दैट इज डाइसेक्राइड, जिसमें एक ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रुक्टोज मिलता है। जब उसके अंदर हम PPL को करेंगे तो पॉजिटिव घुमाता है, वो खुद एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन जब उसको पानी में डाल दें तो जो सॉल्यूशन बना वो कैसा हो जाता है लावो रोटेटरी। कारण पानी में डाला, हाइड्रोलिसिस हुआ, एक ग्लूकोज बना एक फ्रुक्टोज, ग्लूकोज उसको 52.4 डिग्री 5 डिग्री इधर घुमाएगा, लेकिन उसी समय आपका फ्रुक्टोज 92.4 डिग्री इधर घुमा देगा, तो नेगेटिव में लगभग 40 की आपकी रोटेशन आएगी। तो इसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, क्या बोलते हैं इन्वर्ट शुगर कौन है, सुक्रोज। कारण उसकी अपनी फॉर्म में वो पॉजिटिव है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन हाइड्रोलिसिस पे क्योंकि फ्रुक्टोज का नेगेटिव रोटेशन एंटीक्लॉकवाइज ज्यादा है, इसलिए वो उसके सॉल्यूशन को अपोजिट साइन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है,
तो दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट आ गई भाई, छोटी छोटी। एक एनोमेरिक कार्बन क्या है, एक आपका इनवर्ट शुगर क्या है। एनोमेरिक कार्बन इज द कार्बन is the C1 carbon in the hemiacetal form of glucose, where in alpha form the OH is present in the right side and in beta form OH is in the left side। मतलब ये स्ट्रक्चर बना के या इस C1 को नाम लिख के, ये हेमियासिटल फॉर्म बोलते हैं इनको। इनमें C1 पे OH की पोजीशन पे जो डिफरेंस आया, देखो है क्या, ये आइसोमर ही एक तरह से। तो एनोमेरिक कार्बन आइसोमर। हाँ, एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो हेलो एल्केन हेलो एरिन से है। देखो दिस इज ग्लूकोज, हम इस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जो सिंपल स्ट्रक्चर हमारे पास ग्लूकोज का, ये वाला। हाउ मेनी कायरल कार्बन डू वी हैव इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कायरल कार्बन कितने, क्या तुमने चेक किए हैं कहाँ? 5 है या 4 है इसमें? 5 कैसे है भाई, इस पांचवे को बताओ, ये नहीं है ना, तो ये कैसे है? इसके चारों तरफ देखो तो आपको मिलेगा ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड है। इसको मैं ऐसे भी तो दिखा सकता हूँ कि एक बॉन्ड ये और एक दूसरा बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ, एक H हो गया और एक पूरा ग्रुप। तो बेसिकली ये 4 ही इसके कायरल है, एक बार चेक करना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इनको हम स्टार से ऐसे मिलेंगे आर्सेनिक साइन से। ये 4 आपके कायरल कार्बन है, जिनको हम एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। देयर आर 4 कार्बन। सूरज मिला, ये 5 लिख रखा है, इसको चेक करना, मैंने लिखवाया था, एक बार फिर चेक करना। इसको देखेंगे, इस पे पढ़ना इसको, है ना, 4 होता है इसका। चलो तीसरा पीरियड शुरू हो गया, सेकंड पीरियड कितने घंटे का हो गया?